कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे बता दो। पैसा लेना अच्छा नहीं लगना है, हमें तो अच्छा लगता है। अरे उनको घूस थोड़ी दे रहे, काम के लिए दे रहे। नहीं फिर उसका भाई करता है। क्या हम करना है विस्तार में हो गया ना? पैराग्राफ से कुछ नीचे, उसी के नीचे पैराग्राफ से देखते हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार, जैन ये अनुश्रुति क्या होता है? स्वाति बताओ क्या होता है? जैन अनुश्रुति के अनुसार कोई बताए? अनुश्रुति क्या होती है? कहीं कहीं बातें जो पहले से कहीं आई और हम लोग कहते आए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ दोनों लोग एक ही है। किंवदंती जो होता है थोड़ा सा लोकल एरिया की बात होती है, उसमें थोड़ा व्यंग्य रखता है। और जो अनुश्रुति है ये मतलब कहीं सुनी बातें है। जैसे कहा जाता है कि सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, ठीक है। ये कहावत किंवदंती भी है और अनुश्रुति भी है। हम लोग किंवदंती कहते हैं जब उसकी कहीं तुलना की जाती है, जब उस चीज़ की कहीं हम लोग तुलना करते हैं कि कोई और महिला कहा जाएगा देखो सीता माता ने तो अग्नि परीक्षा दी, तुम भी दो। ये क्या है? ये किंवदंती हो जाएगी। जब हम किसी को बताने के लिए उनकी जानकारी के लिए किसी को बताते हैं तो उसे कहा जाता है अनुश्रुति, मतलब कि सुनी सुनाई बातें। सीता जी अग्नि परीक्षा दी थी कि नहीं, धरती फटी थी कि नहीं, किसी को नहीं पता है, मतलब हमें आता है। जो देखा होगा उसको पता होगा, लेकिन कौन देखा है हम लोग उसको नहीं देखे। वो कह के चला गया, सीता जी धरती फाड़ में चली गई और हम लोग उसी लाइन में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोग मानते हैं। तो जैन धर्म के अनुसूचित मतलब जैन धर्म का कहने वालों मतलब जैन धर्म के लोगों का कहना था, मानना था, उसे कहा जाता है जैन अनुसूचित। आगे लिखिए के अनुसार, जैन अनुसूची के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया, और अपने मृत्यु के कुछ समय पहले अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया। और एक मशहूर जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला
तपस्या करने चला गया। हाँ, श्रवण लेकिन सुन रहा है, श्रवण बेलगोला मैसूर तपस्या करने चला गया। वहीं पर 298 ईसा पूर्व में, वहीं पर 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। ठीक, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य की कैसे सेनापति के पद पर हुआ, उसके बाद फिर उसने क्या किया, बदला लेने महामारी फिर हुआ, उसका जो साम्राज्य विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर के पूरे उत्तर भारत तक, यहाँ तक कि कुछ दक्षिण तक भी उसका साम्राज्य स्थापित हो गया था। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने क्या किया, जैन धर्म को स्वीकार किया और अपना राजपाट छोड़ करके संन्यास ले लिया, मतलब एक तरह के साधु हो गया। साधु बनने के बाद जो है जैन धर्म का एक बड़ा प्रसिद्ध संत था जिसका नाम पंडित दरबार के साथ में तपस्या करने कहाँ चला गया, श्रवण के स्थान का नाम है ये मैसूर, आज जो वर्तमान में हमारा कर्नाटक तमिलनाडु, ठीक है, उस राज्य में मैसूर एक पुराने शहर का नाम था, वहीं पर क्या है श्रवण बेलगोला, वहीं पर चला गया तपस्या करके, वहीं पर 298 सालों में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये सवाल पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इसको याद रखना आपको। श्रवण बेलगोला, हाँ क्या ये अपना अपनी देह जैसे वो क्या कहते हैं ताम होता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है। ये कहीं जिसे नहीं था, कुछ विद्वान मानते हैं ऐसा, कुछ लोग जैसे होता जाए जो चीज़ें बिल्कुल सही प्रमाणित होती है वो लिखा जाता है, और कुछ चीज़ें कहीं कहीं बात में जो कुछ लोग किताब लिख देते हैं तो वो इस तरह की संभावना व्यक्त करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने शरीर को दान कर दिया था, लेकिन हम लोग इतना ही जानेंगे कि इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुई थी। और जो जैन धर्म के जो पद्धति बता रहे संलेखा पद्धति जिसको लोग कहते हैं, जैसे जैन धर्म में शरीर को उसका मतलब ये होता है कि अचानक मरने को पाप माना जाता है कि किसी की अगर अचानक जान चली जाए तो उसको मतलब एक तरीके से लोग अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को ले आते हैं। तो उसी लिए लोग क्या करते हैं, उनके उसमें उपदेश में कहा गया था कि एक संलेखा पद्धति होती है, जब आपका आखिरी दौर आ जाए तो आप खाना पानी छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, शरीर बेकार हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और अभी हमने आपको एक उदाहरण बताया था कि एक लड़के को इच्छा मृत्यु दी गई हरीश राणा, ठीक है, अब उसको 3 दिन से उसका जो वेंटिलेटर वाला जो सिस्टम था, मतलब जिससे वह उसकी जीवन चल रहा था, वो हटा दिया गया है। बात वही आ गई कि अब मतलब उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया है, जितनी जल्दी वो मर जाए उतना बेहतर है। तो एक तरीके से उस समय की संलेखा पद्धति में इसको शामिल कर सकते हैं। भाई अभी तक उसको नदी से खाना पीना दिया जा रहा था, उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जा रहा था, अब वह सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। अब धीरे धीरे क्या होगी, उसकी शरीर अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जैन धर्म में ये चीज़ें था, और जो कुछ लोग ऐसे मृत्यु लिए हैं जो बिल्कुल अपने को एकदम जैन धर्म का बिल्कुल प्योर साधु मानते थे। बाद में जैन धर्म में 2 भाग में बढ़ गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, ठीक है। जो दिगंबर थे वो बिना कपड़े रहते थे, वे लोग अपने को असली जैन मानते थे, और जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इन्होंने थोड़ी चीज़ों में सुधार कर दिया था, जैसे जैन धर्म जो हम पढ़ा रहे थे तो हमने उनके आपको उपदेश लिखवाए थे क्या क्या उपदेश है, लेकिन इन लोगों ने श्वेतांबर लोगों ने क्या किया था कि उन सब बातों को तो माना, लेकिन थोड़ा सा सुधार कर दिया आपने या परिवर्तन करके कि नहीं हम करेंगे और हम ऐसे ऐसे रहेंगे। तो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला
मैसूर में इनकी मृत्यु हुई थी। थोड़ा सा लिख लीजिए। हेडिंग डाल दीजिए। बिंदुसार का राज्यारोहण। बिंदुसार का राज्यारोहण। राज्यारोहण चंद्रगुप्त मौर्य अपने बेटे बिंदुसार को अपना साम्राज्य देकर, बिंदुसार को अपना साम्राज्य देकर वहां उन्होंने मैसूर सेंटेंस में बोल रहा था। फिर से तो लाइन में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसार को अपना साम्राज्य देकर मैसूर चला गया। ऐसे नहीं, हम कुछ अपनी भाषा में शब्दों को आसान बनाने के चक्कर में दिमाग में चल जाता है। मैसूर चला गया और वहीं पर कुछ हफ्तों तक बिना खाए पिए, कुछ हफ्तों तक बिना खाए पिए ध्यान किया, ध्यान किया। जिसे सकराया, सकराया संलेखा, जिसे सकराया संलेखा कहते हैं। ये एक ऐसी पद्धति है, ये एक ऐसी पद्धति है आदमी को तब तक करना पड़ता है जब तक वह न हो जाए। जब तक वह मर न जाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही पद्धति अपनाकर, यही पद्धति अपनाकर अपना प्राण त्याग दिए थे, अपना प्राण त्याग दिए थे। एक नीचे आगे का निशान बनाइए। बिंदुसार का राज्यारोहण, बिंदुसार का राज्यारोहण 258 ईसा पूर्व में हुआ था। हो गया। अगली हेडिंग है हम लोग की अशोक महान। अशोक महान मतलब मौर्य काल के दो, कम से कम एक चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, एक अशोक हो गया। अशोक महान एक का जीवन परिचय। अशोक महान का जीवन परिचय मेरी पूरा कर लीजिए। थोड़ा सा इसका परिचय दिखा दें।
देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में उस महान सम्राट का उदय होता है, जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस महान सम्राट का नाम था अशोक महान। बिंदुसार के बाद मौर्य वंश की गद्दी पर अशोक का पदार्पण होता है। इसके पहले अशोक तक्षशिला का शासक था। इसके संदर्भ में एक किंवदंती है कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए इसको अपने कई भाइयों को मारना पड़ा था। इसके राज तिलक के बारे में विद्वानों ने इतिहासकारों ने बड़ा मतभेद है। कुछ लोग 269 ईसा को मानते हैं और कुछ लोग 273 ईसा को मानते हैं। लेकिन 273 ईसा पूर्व को सर्वसम्मति से प्रमाणित माना जाता है। इसने अपने 99 भाइयों को
मारा था। निन्यानवे भाई मारा था। ठीक है, देखो बीच में ये बहुत विवादित चीज लिखा हुआ, उसको लेना नहीं, तो आप पता करना चाहिए और हम लोग शांति तरीके से पढ़ेंगे। जैसे इसमें अब कोई कहेगा कि इतने व्यक्ति बैठा था, कोई कहा कि 900 भाई को मारा था, कोई कहेगा 99 भाई को मारा था। ठीक, इस काम में हमें नहीं पढ़ना है। उस काम में ठीक इतना जानिए कि जब इसका पिता था बिंदुसार, तो उस समय यह तक्षशिला का शासक था, और जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तब ये गद्दी हथियाने के लिए अपने कुछ भाइयों की हत्या इसने किया था। और चूंकि यह प्रशासक में जानकार था, तक्षशिला का शासन कर चुका था, वहाँ पे भी बहुत सारे आंतरिक लोगों को, मतलब आंतरिक विद्रोह नहीं होता जैसे, उसको समाप्त किया था। तो लड़ाई करने का और सत्ता चलाने का इसके पास अनुभव था। तो इसने अपने भाइयों के मार के सत्ता को हथिया लिया था, और 273 ईसा पूर्व को इसका सिंहासनारोहण, मतलब कि राजनीति इसका हुआ था। अब पहले अशोक की कई रानियां थी। उनमें देवी नामक रानी अधिक प्रसिद्ध है। वह विदिशा के राजा की पुत्री थी। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म इन्हीं से हुआ था। यहाँ पुत्र पुत्री यहाँ दिखाने का मतलब ये था कि सवाल पूछता है। ठीक है, पहला पूछेगा कि ठीक है, अशोक की कई रानियां थी, वो तो एक अलग की बात है। पूछेगा कि अशोक की प्रसिद्ध रानी कहाँ के राजा की बेटी थी? विदिशा, ये आपको याद रखना है। और महेंद्र और संघमित्रा ठीक किसके पुत्र थे? अशोक के। अशोक का ही ज्यादा नाम आता है। तो चूंकि ये उस समय की जो राजा थे विदिशा के, उनकी पुत्री थी, इसलिए इनका थोड़ा सा नाम उनके साथ प्रसिद्ध रूप से जोड़ा गया है। अभी एक दो रानी का नाम और लिखाते हैं आपको, लिखिए। दूसरी पत्नी पद्मावती थी। हाँ, पद्मावती थी। पद्मावती क्या नाम था? प्रभावती नहीं, तो वहां चली गई थी। कौन सा जो प्रवर से ना, उनके नाम पत्नी का नाम था पद्मावती। अरे ये एक ही पद्मावती नहीं है। ठीक है, लिखो की पत्नी क्या लिखो, संगत बताओ। दूसरी पत्नी पद्मावती थी, जिससे कुणाल उत्पन्न हुआ था। कुणाल नाम है, उत्पन्न नहीं हुआ था, जन्म लिया था। ठीक है, हाँ, कुणाल का जन्म हुआ था। अशोक की अन्य रानियों में संधिमित्रा तथा कारुबाकी भी उल्लेखनीय है।
पत्नी का नाम है। अगर बात इस समय अगर ऐसी पत्नी का नाम पढ़ लीजिए तो कैसे उसको बुलाया जाएगा? साफ करने में पूरा नाम बताओ, पता लगे कि हाँ साफ करने तो यही रहेगा। अगर पूरा जो कानून बाकी पता लगे इतना बुलाने में, अगर 10 बार तुम्हें बुलाना हो तो 10% एनर्जी नाम बुलानी चली जाएगी। एक बार कानून फिर बाकी पता लगे बीच में। अभी एक बार कहानी बताया था ना कि जैसे अगर पता लगे कारू आप कह दिए खांसी आ गया, बाकी कब बोलेंगे तब तक तो पता लगे फिर सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो एक ब्राह्मण था, तो वो आग से अंधा था। तो पहले लोग जब ये तेरे की पूरी होती है काम खा जाते थे, पूरा घरों बार जो चिया के चावल के पकड़ ले, मतलब डोलना है जो डोल पाता उसको पकड़ ले जाते, चलो खा लिया। और कहीं झाड़ी धान मौका मिल गया तो फिर सब पूरा घर में ताला बंद हो जाता था, दोपहर तक खाना साफ खाना नहीं होता था। तो लोग ऐसे पूरी पब्लिक जा रही थी, तो एक पंडित था, ब्राह्मण था, थोड़ा आग समझा, तो देखा कि मार हल्ला होगा तो पूछा कि भाई सब कहाँ जा रहे हैं? तो वहाँ पूरी है, तो चलना है पैदल, बंद तो करना नहीं, कैसे चले हम कैसे देख पाएंगे? तो उसमें ये कहा कि आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले सकता हूँ। कहा चलो चल गया। कुछ दिन तो पंडित चला था, कहा यार बताओ, नहीं बताया, कहा कि कैसे? कहा कि हम एक बार खोखेंगे तो समझ लीजिए कि पूड़ी आ गई है, और 2 बार खोखेंगे तो समझना कि सब्जी आ गई है, और 3 बार खोखेंगे तो समझना कि खाना आ गया, तो खाना है। कहा ठीक है, यही सब मेरे बाद गया। तो पंडित वहाँ तक पहुँचा, थोड़ा दूर रह गया, तो कहा लगे बताओ सुनाओ, भीड़ भाड़ में मारपीट हो जाती है, बवाल भी हो जाता है, अगर ऐसा होगा तब क्या होगा? कहा तो हम 3-4 बार खोल देंगे तो आप समझिए कि मारपीट हो गई, भगना गया। शनिवार को हम बैठ गए, एक पूड़ी आई, 1 बार खोखा, सब्जी आई 2 बार खोखा, तब तो उसको वाकई खोखी आ गई, उसको खांसी कर रहे हैं, वो आ गई फटाफट 5-6 बार खांसी। और पंडित की खड़ा चीज़ उनको लगा कि मारपीट होगी, भगना है, लगे हवा पानी, तो अपना सब सिस्टम खराब हो गया। तो वही होता है कि इतना बड़ा नाम है, अगर बीच में खांसी आ गई तो क्या होगा? कारू के बाद खांसी आ गई, बाकी बात बोलना है, तो इसीलिए नाम जो पता लगे कि कारू बोलने के बाद खांसी आ गई, फिर आप बाकी बोलेंगे तो कारू बाकी खड़ी हुई समझ नहीं पाएगी कि हमको बुलाया जा रहा है कि बाकी को बुलाया जा रहा है। तो इसीलिए नाम भी थोड़ा आसान रखा जाता है कि जल्दी से बता दें। ठीक है, एक शब्द आता है कि माध्यमिक संबोधन करके आता है। समाजशास्त्र में एक समाजशास्त्री है, उसका नाम है टाइलर, उसका नाम है टाइलर। ये उस समय जब देखा कि ये उस समय की बात है कि जब पत्नी पति को देवता मानती थी। का समय था ऐसा, अब नहीं है। तो उस समय जब पत्नी जो है पति को देवता मानती थी, तो उसका डायरेक्ट नाम नहीं देती थी। तो ये हुआ कि कैसे बुलाया जाए, तो इसने शब्दावली निकाला, कहा कि माध्यमिक संबोधन। ठीक, चिंटुआ की मम्मी, पिंटुआ के पापा, ना इस तरीके माध्यमिक संबोधन यही तो हुआ। इनके भैया, उनके क्या, मतलब नाम डायरेक्ट नहीं लेंगे, बीच में कौन आ गया? माध्यम आ गया, आ गया ना। तो पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी, तो टाइलर ने बीच में निकाल दिया, कहा कि आप लोग इसका प्रयोग करो, लड़का लड़की हो गया तो उसके पापा बोलो, ठीक, और अगर पति का भाई हो, मतलब इस तरीके से हो गया। और अब क्या है, अब माध्यमिक संबोधन पत्नी खुद अपना कर लेती है, चिंटू पिंटू पापा नहीं करते हैं, वो आते हैं पहले कोई नाम रखा जाता है, कोई VIP नाम खोज के सब आती हैं, और एक ही 2-4 दिन के बाद एक बढ़िया नाम कर देंगे, या आने के बाद में पहले से, जब अब तो भाई देखो शादी में सब ठीक है, 2 महीना 3 महीना पहले से लोग बात करने लगते हैं, लगभग 90%, तो वहीं से नाम पर हो जाता है। ये अब टाइलर की जरूरत नहीं रहेगी, उनकी कहानी खत्म हो गई है। और माध्यमिक संबोधन बात का नहीं है, पहले से ही हो जाता है। ये बीच का रास्ता निकाल देते हैं कि आप देवता भी बने रहे और इसकी जरूरत भी ना। तो ये चीजें, तो ये उस समय के देखो हमने बताया कि नाम जो रखा जाता है
ये समय परिस्थिति और के हिसाब से रखा जाता है। जैसे भाई आप दक्षिण की लड़कियों का नाम देखेंगे तो आपको कावेरी, गोदावरी, साउथ के में देखते तो देखते हो ना, तो उनके नाम लिखो। और हमारे तरफ के गंगा, पार्वती ना, तो नदी, पहाड़ जो हमारे यहाँ के प्राकृतिक चीजें हैं, नाम उसी हिसाब से रखा जाता है। तो ये उस समय रहा होगा असंधि मित्र, बताओ ऐसा अगर मतलब निकाला जाए, असंधि मित्र मतलब बिना बिना मिले मित्र। संधि का मतलब मिलना, असंधि का मतलब या ये भी हो सकता है कि कोई झगड़ा करके मिला हो। असंधि मतलब लड़ाई, संधि मतलब समझौता होता है, और असंधि मतलब लड़ाई झगड़ा। तो ये जो टाइलर था, बीच में देखो पति का जो स्थान था बहुत तेजी से सब बदलता चला गया। पहले कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम था, फिर ज्यादा हुआ, अब तो कुछ नहीं है। अब तो अभी मैं कल एक वीडियो आज ही देख रहा था, पति 4 फेंक मारा तो पत्नी भी 4 फेंक मार रही है। खूब मतलब जूता चक्कर हो गया था, मतलब बराबरी का मामला चल रहा है इस समय। इस समय न कोई परमेश्वर रह गया है, कुछ रह गया है। पहले जैसे पत्नी पहले अपने पति के लिए गाना गाती थी ना, तो पति अचानक गाता था या लोगों को दिखाने के लिए हमारा ये पति है, तो उस समय अलग गाना गाया जाता था। आप आए तो ऐसा लगा जैसे गली में आज चार निकला, गाना निकला है ना, तुम आए तो कैसे गाना, हाँ गली में आज चार निकला। और अब क्या गाया जाता है तोरे जैसा देवता के माता के देवता के चुलिए में झोंक दो। तो ये जब ये सब होने लगा तो पति पत्नी भी कहीं, चलो अब पहले था कि पति पत्नी को ज्यादा मारते थे। पहले जब लोग कम पढ़े लिखे लड़कियां थी तो लोग हाथ उठाते देखा होंगे, आज बहुत कम हो गया है। कारण क्या है, शिक्षा का इतना विकास हो गया है, और ये जो नीला ड्रम वाला मामला चलने लगा तो थोड़ा सा पति लोग दर्शक में आ गए, अब मारपीट ज्यादा नहीं होती है। तो कुल मिला के ये जैसे जैसे हमारे यहाँ कानून बढ़ता है और कोई व्यक्ति जो अपने हक और अधिकार के बारे में जान लेता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो सीधी सी बात है कि प्रहार आपके ऊपर तभी होगा, हमला आपके ऊपर तभी होगा जब तक आप अपने हक और अधिकार का ज्ञान आपके पास नहीं होगा। जिस दिन कमजोर व्यक्ति अपने, कमजोर की बात कर रहा हूँ, किसी लड़के लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, या एक व्यक्ति की बात कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर हमसे बहुत डर रहा है, कब तक डरेगा, जब तक डरने की क्षमता उसके पास है। जिस दिन हमारे बराबर वो बोल देगा, खड़ा हो जाएगा, उस दिन उसका डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब से जिनको हम लोग कमजोर कहते हैं, या लड़कियों को कह दीजिए, महिलाओं को कह दीजिए, जब इनके अंदर जागरूकता आ गई, शिक्षा का विकास हो गया, ये लोग अपने हक अधिकार की बात जानने लगे, संविधान का ज्ञान हो गया, तब से इनको लग गया कि नहीं कैसे पिला लीजिएगा, कैसे पिला लीजिएगा। भाई हमने आपको बताया कि एक मिसाल कोई एक व्यक्ति से शुरू करता है। एक समय था किसी लड़की को स्कूल जाने के लिए रोका जाता था, कैसे जाएगी, इतना दूर जाना है, बहुत दूर है, क्या है क्या नहीं। एक आदमी जो बहुत जागरूक होता था तो अपनी लड़की के साथ में आता था स्कूल तक, 30-40 साल पहले ही होता था। फिर वो पढ़ती थी स्कूल टाइम में, फिर कोई गार्जियन आता था तो लेके जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब एक आदमी ऐसे किया तो गाँव में दूसरा आदमी करने लगा, फिर लड़कियां ग्रुप में चलने लगी, तो फिर जो साथ चलने वाला व्यक्ति था पीछे हो गया, क्योंकि 4 लड़कियां हो गई। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन कोई चीज धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे होने के बाद जो होता तब जब 2-4 इस तरह की घटनाएं हो जाती है, काट के रेगुलेटर में बंद कर देते हैं, खोद के ऊपर टाइल्स लगा देते हैं, तब तक जो अगला आदमी है उसको डर हो जाता है, नहीं ये घटना मेरे साथ हो सकती है, इसलिए किसी के ऊपर हाथ उठाना ये ठीक नहीं है। और कोई भी लड़की हो चाहे जो हो, और खासकर आप लोग करो, कोई अगर इस तरह कभी गलती करे, कोई भी पति से लेकर कोई भी हो, चुप नहीं रहना। अगर आप एक बार चुप हो गए तो आपको हमेशा चुप ही रहना पड़ेगा। पहला जवाब और पूरा जीवन आप फिर मतलब कोशिश करो ऐसा हो ना, बात बता रहा है मतलब किसी साथ ना, लेकिन आप अपनी गारंटी ले सकते हैं, सामने वाले नहीं ले सकते हैं ना। तो शुरू में ही अगर आप अपनी चीज़ों को टाइट बात करेंगे, हर चीज़ एक तरफ, मान सम्मान एक तरफ। अगर आप गलत हैं तो मुड़ी नीचे कीजिए, गलत नहीं है, अभी हम नहीं कह रहे हैं पैटी बैठा मत करना,
अपनी बात को आपको रखना पड़ेगा, पढ़ने पढ़ाने का यही मतलब है। आइए हम लोग अशोक को पढ़ते हैं थोड़ा सा। पढ़ेगा ठीक है। बस दो का नाम है, बस बाकी सब हरम में थी। हरम बताया था ना, हाँ बस एक पॉपुलर थी और पहले शिलालेखों में अशोक ने, शिलालेखों में अशोक ने प्रायः अपने नाम के साथ, प्रायः अपने नाम के साथ प्रियदर्शी, प्रियदर्शी की उपाधि लगाई है, प्रियदर्शी की उपाधि लगाई है। इसके अलावा इसने अपने लिए एक आदर सूचक शब्द, इसने अपने लिए एक आदर सूचक शब्द देवानप्रिय, देवानप्रिय कोष्टक में देवताओं का प्रिय, की उपाधि भी प्रयुक्त की है। प्रयुक्त की है मतलब प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है, कह सकते हैं। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध समिति, तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। कलिंग विजय, दो सौ 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण किया। एक मिनट, कलिंग लिखने के बाद क्वेश्चन में उड़ीसा लिख लेना। कलिंग लिखिए, क्वेश्चन में उड़ीसा, क्वेश्चन पर आक्रमण किया। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण विजय है, इसलिए मैं आपको उड़ीसा लिखवा हो गया। देखिए ठीक है, इसके अशोक के बारे में, अशोक का जो पूछता है, एक कलिंग विजय बहुत पूछता है, दूसरा ये जो विदिशा, जो इसकी पत्नी का नाम था, जो देवी, जो विदिशा के राजा की बेटी थी, उनके बारे में पूछता है, और इनके पुत्र और पुत्री बारे में पूछता है। मतलब छोटे अक्षर, आप लोग कह सकते हैं, टेट और सुपर टेट। ठीक, इसको आपको दिमाग में रखना है कि महेंद्र पुत्र का नाम है, संयुक्ता की पुत्री का नाम है। ठीक है, इनकी सबसे प्रसिद्ध रानी विदिशा के शासक की बेटी थी। और अशोक ने कलिंग विजय कब की थी, ये बहुत पूछता है, 261 ईसा पूर्व में। और उसी साल कभी कभी ये भी पूछता है कलिंग कहाँ था। तो 3-4 राज्यों का नाम है, उसमें उड़ीसा। क्लियर हो गया ना, कलिंग कहाँ था, उड़ीसा। सेंटेंस पूरा हो गया। हाँ, आक्रमण किया और
उस पर विजय भी प्राप्त की। इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इससे अशोक को बहुत ही ग्लानि और पश्चाताप हुआ। इससे अशोक को बहुत ही ग्लानि और पश्चाताप हुआ। ग्लानि और पश्चाताप हुआ। इस घटना के कुछ दिनों बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने कुछ दिनों के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और कुछ दिन के बाद बौद्ध धर्म का बड़ा ही तेजी से प्रचार प्रसार करते रहा। ठीक, देखिए, क्योंकि कलिंग विजय 2-3 चीज के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो अशोक ने बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं की थी, लेकिन कलिंग का इसलिए भी है कि इसके बाद इसके मन में मतलब एक तरीके से ऐसा बदलाव आता है कि जब ये देखा कि इस विजय में इस आक्रमण में बहुत सारे लोग मारे गए, लगभग 2 लाख लोग मारे गए, 1 से 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और जन धन दोनों की हानि हुई। इससे इसको मतलब एक ग्लानि हुई कि इतने लोग एक राज्य जीतने के लिए इतने लोग को मारा गया, जो भी ना हो। तो इसके मन में लड़ाई झगड़ा से या भाग पात से एक तरीके से मोह हो गया। इसने क्या किया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अपना उसके बाद का जो जीवन है इसने बौद्ध धर्म का प्रचार, मैं आपको बताया था कि ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वर्मा, मतलब बाहर देश विदेश का प्रचार प्रसार होने लगा। तो यह एक बौद्ध धर्म का कार्यकर्ता बन के शामिल हुए थे। बाद में ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक, और चूंकि देखिए 2 बातें हैं, किसी चीज का प्रचार प्रसार अगर आप करेंगे तो उसका फर्क और प्रभाव कम पड़ेगा। ठीक, और कोई अभी राजा करे, अभी मोदी जी करें, योगी जी करें, तो एक प्रचार करेंगे तो एक ही मिनट में पूरे प्रदेश में चला जाएगा, और हम आप करेंगे तो पूरे प्रदेश में जाने में 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीना में लग सकता, हो सकता जाए भी ना। तो इस वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने बहुत तेजी से किया। और उसके बाद इसने क्या किया था, ये जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, अपने बाकी के दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। इसको भी याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था, जैन धर्म ग्रहण किया था, और अशोक बौद्ध धर्म। कभी कभी ये भी घुमा के पूछता है, इसको अपने से कहीं आप अंडरलाइन करके वो लिख लो, एक एरो का निशान बना के लिख लो, दोनों एक साथ एक जगह पर। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण किया था और अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। दोनों एक जगह हो जाएगा तो आपके दिमाग में जल्दी से रखेगा।
अगली हेडिंग रहेगी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। पतन के कारण नंबर 1 आंतरिक अव्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था। देखिए एक चीज याद रखना आप लोग कि हो गया है जब किसी भी राज्य का पतन जब आएगा तो कुछ कारण देखिए आपको एक ही जैसे मिलेंगे। जैसे जब राजा ढीला होता है या कमजोर होता है तो सबसे पहले आंतरिक अव्यवस्था होती है। लोग मतलब उसी पर जाए ही भाई देखिए कोई भी राजा हो सबको संतुष्ट नहीं हो सकता। कुछ लोग विरोध करते हैं वो उस समय तक नहीं बोलते हैं जब तक वो शक्तिशाली होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो भी सरकार चल रही है तो जो उसके विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा बोलना नहीं करता क्योंकि वो सत्ता में है। जैसे वो सत्ता से बाहर जाएंगे तब उनका विरोध का होता और तेज होता है तो फिर ये अपने मन का काम करने लगते हैं। जैसे इसमें मुस्लिम को आप देखेंगे बिल्कुल तभी है शांत है ना, लेकिन इनके मन में ये डर की वजह से शांत है। जैसे अपनी सरकार का बंधन थोड़ा सा ढीला होगा ये तुरंत पूरा करना चालू करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे देश में हमारे राज्य में आंतरिक अव्यवस्था चालू हो जाएगी। आज कहीं कोई इधर मुड़ी उठा के खड़ा होगा कहीं उधर भी खड़ा होगा तो इससे क्या हो जाएगा आपके वंश का किसी भी वंश का पतन हो जाएगा। तो मौर्य वंश के पतन के कारण सबसे पहले आंतरिक अव्यवस्था ये दोनों लाइन दिखा देते हैं आपको। देखिए मौर्य साम्राज्य की विशालता के कारण तेज लिखिए कथन विशालता के कारण साधनों के अभाव में नियंत्रण रख पाना कठिन था। जिससे लाभ उठाकर प्रांतीय अधिकारी शक्तिशाली और स्वतंत्र होने लगे। दूसरी है योग्य उत्तराधिकारी की कमी। या अयोग्य उत्तराधिकारी लिख सकते हैं आप, योग्य उत्तराधिकारी की कमी। अशोक की मृत्यु के बाद जितने भी मौर्य वंश में राजा हुए सब अयोग्य हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसको अंडरलाइन कर लेना। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। यह इतना अयोग्य था कि भोग विलास और वासना में लिप्त था।
इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर सत्ता हथिया ली और मौर्य वंश का अंत कर दिया। यवनों का आक्रमण अशोक की मृत्यु के बाद जब यहाँ की सत्ता लड़खड़ाई तो इसका फायदा उठाकर यवनों ने भी आक्रमण कर मौर्य वंश को तहस-नहस कर दिया। साम्राज्य की विघटनकारी प्रवृत्ति अशोक की मृत्यु के बाद कुछ विघटनकारी प्रवृत्तियां मौर्य वंश को संकुचित करने लगी। जिससे उसका अंत हो गया। अगला हेडिंग उच्च पदस्थों की अत्याचार। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या लिखिए कठोर नियंत्रण लगाया था। जो अशोक के समय थोड़ा ढीला पड़ गया, जिससे उच्च अधिकारी अत्याचारी और
क्रूर बन गए। क्या लिखते हैं? जिससे जनता का विश्वास उन लोगों से उठ गया, उन लोगों गलत हो गया, जिससे जनता का विश्वास उन पर नहीं रहा। इसीलिए जब बृहद्रथ की हत्या इसीलिए जब बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, उस समय जनता ने मौर्य वंश के लिए आंसू नहीं बहाए। जनता ने आंसू नहीं बहाए। ठीक, ये टॉपिक समाप्त हो गया। देखिए आइए थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखिए जैसे जब अशोक तक था, मैंने बताया कि किसी भी देश की राज्य की जो प्रशासनिक एकजुटता होती है राजा को ढीला होती है। जब राजा ढीला होता है तो यही होता है, मैंने दिखाया था ना कि उच्च पदस्थ मतलब जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके, जब राजा का उनके ऊपर से अधिकार नियंत्रण ढीला होता है तो ये अपने मन करने लगते हैं। जब ये अपने मन करने लगते हैं तो जनता आक्रोशित हो जाती है, जनता परेशान होती है। तो जनता क्या करती है, करते भले अधिकारी की बुराई किसी होती है, सरकार की होती है। इसलिए आज ऊपर से बताते हैं आपको। अशोक के समय आंतरिक अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि इनका जो प्रशासन था, जो क्षेत्र था काफी बड़ा था, और राजा के जाने के बाद पूरे क्षेत्र तक पूरी व्यवस्था नहीं पहुंच पाती थी। जब राजा कमजोर पड़ गया तो जब इनकी व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती तो जगह जगह से लोग क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। भाई किसी को खाना नहीं मिलेगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा, जो उनकी सुविधा वो नहीं मिलेगी तो विद्रोह होगा। तो आंतरिक अव्यवस्था फैलेगी, जिससे विद्रोह होने लगा। यह भी मौर्य वंश के पतन का एक कारण। दूसरा क्या था, इसके बाद के अशोक के बाद के जितने भी राजा 5-6 हो गए, जो कि आखिरी राजा का नाम था बृहद्रथ, तो सारे राजाओं ने क्या किया कि उनके अंदर ना तो कोई प्रशासनिक योग्यता थी, ना तो कोई लालसा थी, वो सिर्फ है भोग विलास वासना में खा पी से राजा जाकर का कोई ध्यान नहीं था। तो एक के बाद आते गए और आखिरी में ऐसा हुआ कि जब बृहद्रथ आता है तो पुष्यमित्र शुंग उसका जो सेनापति था उसने उसको मार करके उसकी जो गद्दी थी ले लेता है और मौर्य वंश का क्या करता है, समाप्त कर देता है। वहीं इस बात के रवैये हम आगे पढ़ाएंगे तो शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। एक तो ये था कि इसके जो उत्तराधिकारी थे योग्य नहीं थे या अयोग्य थे, और उसी समय क्योंकि यवन यूनानी बिल्कुल शुरू से चल रहा है कि जब यहाँ कोई शक्तिशाली राजा रहता है वो शांत रहते हैं। जब देखा कि अशोक मर गया है और कहीं ये विद्रोह हो रहा है, कहीं वो विद्रोह हो रहा है, इन लोगों ने सोचा कि इसी में हम भी अपना काम कर पाते हैं। इन लोगों ने भी आक्रमण कर दिया, जब कोई एकता नहीं है, संगठन नहीं है, तो इन लोगों ने भी आक्रमण करके मौर्य वंश को और तहस नहस करने का काम किया, जिससे कि मौर्य वंश का अंत हो गया। और साम्राज्य की विघटनकारी प्रवृत्तियां थी, जैसे कुछ ऐसी चीजें थी कि जो सरकारी नीतियां होती हैं ज्यादातर तो फायदे की चीज होती है, कुछ नकारात्मक भी होती है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ ऐसी चीजें थी कि जिनके लिए नकारात्मक, मैंने कहा कुछ ऐसे लोग हैं या जो शासन से खुश नहीं है लेकिन फिर भी वो दबे हैं। जैसे ही शासक का, राजा का अधिकार ढीला पड़ेगा तो ये विघटनकारी प्रवृत्तियां क्या करेंगे, उठना चालू कर देती हैं, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, गाड़ी तोड़ देंगे, बस तोड़ देंगे। तो इस तरह से भी क्या होगा, मौर्य वंश का अंत हो गया। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था प्रशासनिक, कभी मैंने आपको कहा था कि भारतीय इतिहास के क्रमबद्ध इतिहास या क्रमबद्ध प्रशासनिक व्यवस्था सबसे पहले किसी ने शुरुआत किया था,
तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह प्रशासनिक का बड़ा कुशल व्यक्ति था। उसने अपने के बाद के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, जितने भी पदस्थ लोग एक समूह कहते हैं पदस्थ, पर उसका बड़ा कठोर नियंत्रण था और बिना उसके आज्ञा के ये लोग कुछ कर नहीं पाते थे। जब अशोक आता है तो उसका नियंत्रण थोड़ा सा इनके से ढीला हो जाता है, उच्च पदस्थ होते तो ये लोग कुछ अपना मनमानी काम करने लगते हैं। लेकिन जब अशोक मर जाता है, जब और अयोग्य लोग आते हैं तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल ध्रुव रहते हैं, हो जाते हैं। राजा जनता को परेशान करना, महिलाओं को परेशान, मतलब जितने भी असामाजिक काम होते थे ये लोग करना चालू करते थे। तो उस समय क्या होता था कि जनता इनसे खिन्न हो जाती थी, हो गई थी, और जनता बिल्कुल प्रताड़ित थी, परेशान थी। वो चाह रहे थे कि इस वंश का या इस राजा का अंत हो जाए, और इसीलिए जब पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को मारता है, उनकी हत्या देता है, तो पूरे गौर वंश की जनता ने आंसू नहीं बहाया था। अच्छा हुआ गया। ये आपका गौर वंश था। और इसकी जो अगली टॉपिक हम करेंगे वो पूरा हो गया है। वर्धन वंश।